हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और अब आपका एग्जाम के जो है वो 45 दिन आपके पास बचे हैं। यानी कि 45 दिन के अंदर आपको जो है पढ़ाई का पूरा प्लान बनाना है। इस 45 दिन के अंदर जो आपका स्टडी प्लान जो आप बनाओगे ना, वो अच्छे से आपको बनाना है और जो टाइम यूटिलाइज है वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो मेन एग्जाम है वहाँ पे आपको पूरा इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसा कि आप दोस्तों की क्वेरी भी है कि सर टाइम मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आपका जो टाइम बचा हुआ है, यानी कि 40 से 45 दिन बचा हुआ है, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपको टाइम का डिवाइड करना है ताकि आपका जो है प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके, प्रैक्टिस हो सके। और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर जो आपके डाउट्स हैं ना वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप सभी को पता है कि जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के अंदर आपका मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपका जो ये यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, ये आप लगभग जो सारे कैंडिडेट्स हैं ना वो पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप अदर एग्जाम्स भी दिए होंगे तो वहाँ पे ये वाले पोर्शन सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका इसमें मेन जो ये प्रोबेबिलिटी और आपका स्टेटिस्टिक्स है ना, ये थोड़ा बेसिक लेवल का आएगा, ज़्यादा वो नहीं आएगा। बाकी इनमें से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़े अच्छे खासे बन सकते हैं। तो ये वाले जो भी टॉपिक्स है आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। इनमें देखो, यहाँ पे आपको इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। समझ रहे हैं? 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है 30 मिनट है। वैसे आपका एनटीपीसी में 100 क्वेश्चन रहते हैं तो 90 मिनट रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको 120 मिनट है, यानी 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो है, या तो हो सकता है आपके क्वेश्चन लेंथी आएगा, लेकिन या फिर हो सकता है कि आपके क्वेश्चन जो है हार्ड आएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में है वहाँ पे टाइम लगेगा ही लगेगा ज़रूर। ये टाइम ना लगे इसलिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स का सेकंड भाग में आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका है डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर आपका चार्ट है, ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट है, आपका पाई चार्ट है, स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, वेन डायग्राम है, डाटा सफिशिएंसी और डाटा अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपने ये सभी टॉपिक जो है पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे दो टॉपिक जो है ये थोड़ा अलग से दिया हुआ है, आपका जो स्कैटर प्लॉट और आपका स्टैटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन आता है ये मेरे को भी नहीं पता है दोस्तों। बाकी आप इनकी जो तैयारी कर सकते हैं वो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोर्स भी बेच रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो, आपको लगता है कि कोर्स लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। 45 दिन, अभी 45 दिन बहुत होते हैं आपके पास, तो पूरा टाइम है ना। आप कम से कम आपको टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ कितना आप टाइम देना चाहिए आप लोगों को। तो ये थोड़ा यहाँ पे देखो, ये जो ऐसे टॉपिक है ना, जैसे कि चार्ट है, ये आपका स्कैटर प्लॉट है, ये इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई साहब, ये आपके टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे और वो एग्जाम में भी आपके टाइम खाएंगे। तो मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको जो पेपर को सोल्व करना है वो किस प्रकार से करना है, ताकि आपका टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा बन जाए। बाकी अगर रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग में देखो यहाँ पे दो पोर्शन है आपके, जो कि आपका एक तो है लॉजिकल कैपेबिलिटी और एक आपका मेंटल रीजनिंग, जो कि दोनों 20-20 नंबर की है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में भी दो पोर्शन आपका, एक पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पे आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम की। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके अंदर जो है बाइनरी लॉजिक, ये मतलब मोस्टली बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसके अंदर ये दिया हुआ है, तो आपको इसके बारे में भी अच्छी तरह पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है ना, ये आपका हिंदी और इंग्लिश, तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट है, होगा ही होगा। बाकी आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करोगे ना, आपका जो एग्जाम दोगे, जैसे कि मान लीजिए आप तेलुगु में दे रहे हो, या फिर आप हिंदी में दे रहे हो, या फिर आप मराठी में दे रहे हो, तो उसके अंदर भी आपका ये ग्राफ आएगा। अब जो ग्राफ आने वाला है वो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं, इनमें से किसी में भी आपका ग्राफ फंस जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपना कॉमन सेंस लगा के इनका आंसर देना है। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें भी है, सब अपना अपना मत बताएंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, ये जो सेक्शन कंट्रोलर का जो फॉर्म है ना, ये पहली बार आया हुआ है, और यहाँ पे जो पेपर होने वाला है ना, किसी को कुछ आइडिया नहीं है किस प्रकार से पेपर होगा। सब अपना अपना केवल आइडियाज़ वहाँ पे शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे मैं भी आपको कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार से आएंगे, कुछ नहीं बस। लेकिन ये है कि आपको पढ़ के रहना है, ताकि आप उससे रिलेटेड आएंगे तो आप कर पाएंगे उन क्वेश्चनों को। तो इसके अंदर बस केवल बेसिक आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका पूरा पैराग्राफ के अंदर ही होगा। आप पैराग्राफ में देख के भी बता सकते हो उसको आराम से, लेकिन यही है कि जो अगर पैराग्राफ को अच्छे से समझ गया तो आंसर को वो एक बार देख के आंसर कर देगा, उसको पैराग्राफ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिसके पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, तो उसको क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको पैराग्राफ वापस से पढ़ के फिर आंसर लगाना पड़ेगा। तो वो हो सकता है आपका थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए। आगे देखो दोस्तों, आपका रीजनिंग का सेकंड भाग आपका मेंटल रीजनिंग, जो कि 20 नंबर का आएगा। ये
ये पूरे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हो टॉपिक जो दिए हुए हैं। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे एक और लाइन इन्होंने दी थी, इट मे बी नोटेड दैट द टॉपिक लिस्टेड अबव आर इलिस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरी एग्जॉस्टिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये नोट करने की आवश्यकता है कि जो ये ऊपर टॉपिक दिए हुए हैं ना, मैथ के ले लो चाहे रीजनिंग के ले लो, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है, जरूरी नहीं कि ये संपूर्ण है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब आपका जो क्वेश्चन वगैरह है वो आउट जो टॉपिक बचे हुए हैं आपके, उनमें से भी उठ के आ सकता है। तो इसीलिए मैं ना शुरू में भी आपको बोला था कि आप जल्दी से जल्द है ना आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो जो इसमें दिया हुआ है नोटिस के अंदर। उसके अलावा फिर बाद में जो टॉपिक बचे हुए हैं ना उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अगर क्वेश्चन उठ के आ जाएगा ना तो आप जाके एग्जाम में या फिर एग्जामिनर से आप जाके झगड़ा नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन अलग आ गया है, आपने तो मतलब दिया ही नहीं था सिलेबस में। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक वगैरह सब देख लिए, वो सबको पता है। मेन बात है कि अब 45 दिनों में अपन ने करना क्या है, कैसे अपन को पढ़ाई करनी है ताकि आप एग्जाम के करीब पहुंच सकें। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आप किसी को है ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम होने वाला है पहली बार होने वाला है। किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है किस प्रकार से पेपर आएगा, हार्ड आएगा, ईजी आएगा, लेंथी आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो वो जो चीजें एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो रहेगी ना वो सभी के लिए रहेगी, आपके लिए नहीं रहेगी। तो आप बेफिक्र रहिए, आप समझिए कि औरों की तरह आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपके जो टॉपिक्स है ना इनको क्लियर करके रखना है। जो टॉपिक दे रखे हैं कम से कम एटलीस्ट वो तो आपके क्लियर होने ही चाहिए। अब टॉपिक क्लियर कहाँ से करना है, तो देखिए ऑलरेडी आपने मतलब पढ़ रहे होंगे, जहाँ से पढ़ रहे ठीक है। बाकी देखो साहिल सर जो है यूट्यूब पे भी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, बाकी उनका जो सेक्शन कंट्रोलर का उनका कोर्स भी है 800-900 रुपये के समथिंग है। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप जाके ले सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी उनकी प्रैक्टिस सेशन ले सकते हैं। और अगर रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग का आप है ना दीपक सर है, दीपक तितियानी सर करके, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात भी की है। तो वो बोले कि मैं बहुत जल्द जो है आपका ये यूट्यूब पे क्लासेस चला दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी अदर आप अगर कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है अब अपनी टाइम मैनेजमेंट की, यानी किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप कितने घंटे दे रहे हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम अब आपको कम से कम 15 से 16 घंटे डेली पढ़ने हैं बिना गैप के। जो भी शादी ब्याह वगैरह, जो भी फेस्टिवल वगैरह है ना, कहीं घूमना फिरना है, सबको छोड़ दो, ठीक है ना। आप 45 दिन के लिए ये भूल जाओ कि कहीं जाना है। घर से बाहर मत निकलो, अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से बाहर मत निकलो। ओनली आपको 15 से 16 घंटा यहाँ पे पढ़ना है। और टाइम को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो देख लीजिएगा। मान लीजिए आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे में आप जैसे मान लीजिए कि 3 घंटे आप 3-3 घंटे का ले रहे हैं, तो आपके कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। अब इन 3-3 घंटों में आप कैसे करोगे, मान लीजिए कि 3 घंटे आपने रीजनिंग को दिया, 3 घंटे आपने मैथ को दिया, 3 घंटे आप मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें दिए। फिर जो आपका यहाँ पे पोर्शन बचा हुआ ना, कि आप एक 3 घंटों का पोर्शन लेके चलना है, कि जो आपका पोर्शन बचा हुआ है ना, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको उस 3 घंटे के अंदर कवर करने हैं। बाकी यहाँ पे आपका जो बचा हुआ है ना, जैसे कि ऑलरेडी जो आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको छोड़ना नहीं है कि आप नए कवर करने के चक्कर में पीछे वाले को छोड़ दो। पीछे वाले भी आपको प्रॉपर करते रहना है, जो कि आप मिक्स टेस्ट वगैरह दे सकते हैं या फिर आप किसी टीचर की मिक्स क्लास ले सकते हैं जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन हो रहे हो। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार है ना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपने अनुसार टाइम को डिवाइड कीजिए। प्रॉपर डिवाइड करोगे, डेली उसी पे वर्क करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों आपको उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए आपको टाइम ऐसे टाइम पे स्टडी करनी है जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल लाइक जैसे मान लो किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उस हिसाब से जो अपना टाइम है उसको डिवाइड कर लीजिए। आज जो रात में पढ़ रहा है वो दिन में थोड़ा सो लेगा, और जो दिन में पढ़ रहा है वो रात में थोड़ा सो लेगा, ठीक है ना। उस प्रकार से आप जो जैसा भी आपको सूटेबल लगे उस प्रकार से आप जो है अपना टाइम सेट कर लीजिए। यहाँ पे देखो आपको टॉपिक कवर करने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है कि मतलब वो थोड़ा लेंथी है या फिर थोड़ा कठिन है, समझने में टाइम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से उस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में आप जो बाकी का टाइम जहाँ पे दे पाओगे वहाँ पे नहीं दे पाओगे। जो आपका वीक पोर्शन है दोस्तों उसको थोड़ा टाइम देना है, तो इसलिए जो वीक पोर्शन है बार बार जब आप उसकी प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो वीक भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो हुआ आपका टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको किस प्रकार से आपका टाइम मैनेजमेंट करना है। वो थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा डिवाइड कर लीजिएगा, किसको कितना पोर्शन कमजोर है, कौन सा पोर्शन छूटा हुआ है, उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, टाइम डिवाइड कीजिएगा, लेकिन डेली उसी पे चलना है। अब बात आती है आपको उसी में आपको जो वीकली है कम से कम 20 दिन तक या 20 या 25 दिन तक आपको वीकली जो है 2 टेस्ट आपको देने हैं। 2 टेस्ट क्यों देना है वो मैं क्यों बता रहा हूँ। वीकली देना है और उसका एनालिसिस भी करना है। जब आप 2 टेस्ट दोगे तो
मतलब 3 दिन के अंदर मान लीजिए 3 दिन में एक टेस्ट देना है। टेस्ट देके उसका एनालिसिस करना है। टेस्ट देने से क्या होगा, जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप 100 क्वेश्चन जो है कितने टाइम में कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप पहले बात तो आपका दो मोटिव यहाँ पे होना चाहिए। एक तो स्पीड पे आप वर्क करोगे, दूसरा आप वर्क करोगे वो आप करोगे कितने आपके स्किप हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो जो रॉन्ग हो रहे हैं और स्किप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो उन पे आपको वर्क करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। नंबर अगर आपके 60 भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, 40 आ रहे हैं तो भी ठीक है, 80 आ रहे हैं तो भी ठीक है। ये मत सोचो कि अगर आपके 40 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और ये भी मत सोचो कि अगर आपके 90 आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट का मतलब ये नहीं है। टेस्ट का मतलब केवल ये है कि आपकी जो स्पीड है उसको बिल्डअप करना, और आपके जो छूट रहे हैं वो क्यों छूट रहे हैं उन पे वर्क करना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मॉक में क्या करना है कि आपको मॉक देने के बाद में उसको छोड़ना नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस करोगे तभी जाके आपको कुछ उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मॉक में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ईजी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, यानी कि जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, हाँ देखो मैं आपको बोल रहा था कि मेन एग्जाम में आपको किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, तो वो यहाँ पे टेस्ट में आप जब अप्लाई करोगे तो वो मेन एग्जाम में अप्लाई होगा। अगर टेस्ट में नहीं अप्लाई कर रहे हो तो मेन एग्जाम में भी नहीं होगा, क्योंकि आप वो भूल जाओगे। और पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप टेस्ट दे रहे हो ना तो देखो यहाँ पे ईजी क्वेश्चनों को लेना है, यानी कि देखते से ही हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है, देखने से ही आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, उसको मार्क कीजिए और स्किप कीजिए। दोबारा जब आप आओगे तब करना। यानी कि सबसे पहले आपका जो मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पे आपको 2 घंटे दिए हुए हैं ना, तो आपको कम से कम 50 से 60 मिनट के अंदर आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, यानी 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंच जाना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जो जितने भी इजी क्वेश्चन है ना वो सब आप तुरंत बना लोगे, उसमें आपका छूटने का चांस नहीं रहेगा। फिर मेन बात आती है आपकी जो लेंथी क्वेश्चन है या थोड़ा हार्ड है, उनमें फिर आप टाइम दो। उनमें जब टाइम दोगे ना तो वो आराम से क्या आप एकदम माइंड फ्री हो जाओगे कि यार इतने क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने देखा है ये, जो मेरे दोस्त लोग हैं और बहुत सारे से मेरा मतलब यही देखने को मिला कि यार हम तो 100 तक पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले ही टाइम खत्म हो गया। तो ये बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे गलती मत करना। थोड़ा स्मार्टली आप यहाँ पे थोड़ा अपना जो स्मार्ट वर्क है वो दिखाना। आपके जो भी हार्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला कि देखते ही आपको स्किप कर देना है। स्किप इसलिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना स्किप करके छोड़ ही दो, बाद में दोबारा उसको आपको ट्राई करना है, लेकिन फिलहाल शुरू में आपको स्किप कर देना है। मेन फोकस मैंने आपको बता दिया है, स्पीड और आपकी एक्यूरेसी पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपका मॉक एनालिसिस की, कि आपको मॉक एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है और उनमें क्या क्या चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले देखना है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या आपका जो टाइम है वो कहाँ पे लग रहा है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके क्वेश्चनों में आपको टाइम लग रहा है, उन पे आपको वर्क करना है, ताकि मेन एग्जाम में उन पे टाइम ज़्यादा आप खर्च ना कर पाओ। उनकी ट्रिक्स ढूंढनी है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। कौन सा टॉपिक आपके बार बार गलत हो रहा है, यानी कि जो कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार में उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत हो जा रहे हैं, उन पे आपको वर्क करना है। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ये भूल जाओ, मैंने आपको पहले बताया कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस पे आपको वर्क ही नहीं करना। कितने भी आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, कोई मायने नहीं रखता। मेन चीज़ आपका जो वर्क है वो मैंने आपको बता दिया किस किस पे करना है। जो आपने स्किप क्वेश्चन किए हैं वो भी आपको देखने हैं, क्यों स्किप किए, क्या रीजन था। मॉक एनालिसिस करने के बाद में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं या फिर स्किप हुए हैं, तो उनको आपको वापस से देखना है। मान लीजिए कि किस वजह से हुआ, जैसे कि फॉर्मूला की वजह से हुआ। मान लीजिए कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं था, इस वजह से वो स्किप हो गया, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले के लिए आपको कम से कम मतलब हर 2 दिन में 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा, जो सारे फॉर्मूलेज है वो उसको अच्छे से याद करने हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी ये भी रहती है कि अब लास्ट टाइम में कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किससे पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, बुक से पढ़े, किस प्रकार से पढ़े। तो देखो मैंने बता दिया है, जैसे आपको सूटेबल लगे ना। पहले बात तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, आपको ज़्यादा भागना नहीं है। कौन क्या पढ़ा रहा है, किससे पढ़ना है, एक टीचर से आप जिससे पढ़ रहे हो ना उस पर विश्वास करो, उसी से पढ़ो। या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करो, जैसे आपको सही लगे ना। 1-2 दिन में आप डिसाइड कर लो, बार बार में ऐसे नहीं कि आज ये पलट रहे हो कल वो पलट रहे हो, उसमें आप ना तो इधर के ना इधर के रहोगे, ये ध्यान रख लेना। इसलिए आपको जो अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लेना। मैंने टीचर वैसे बता दिए हैं, साहिल सर का मैंने बताया, वहाँ पे वैसे रीजनिंग भी वो लोग पढ़ाते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी दीपक सर से भी आप पढ़ सकते हो। आकाश सर है वो इसका पढ़ा नहीं रहे और उनसे मेरी बात भी नहीं हुई। दीपक सर से हुई है, तो उनको मैंने बोला है कि सेक्शन कंट्रोल की रिगार्डिंग कम से कम आप जो है यूट्यूब पे क्लास लेके आओ, है ना। जो कैंडिडेट्स है वो परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे बोला भी है कि ठीक है मैं जल्दी लेके आऊँगा। अब वो कब लेके आते हैं वो देख लेना। बाकी आप साहिल सर की क्लास वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी उसके अलावा आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो वो अच्छा है। यहाँ पे देखो मेन एग्जाम में आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। मेन एग्जाम में क्या हो जाता है ना कभी कभी अपन से, कि जब अपन पहला क्वेश्चन देके इजी आ गया, दूसरा क्वेश्चन देके इजी आ गया, तीसरा क्वेश्चन देके वो थोड़ा हार्ड आ गया, लेकिन अपन उस क्वेश्चन को किए हुए होंगे पहले से, तो अपन को क्या लगेगा, नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, अंदर से रहेगा। आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपका टाइम खर्च हो जाएगा 2 मिनट के समथिंग, फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि यार मेरे से हो रहा क्यों नहीं है, ये तो मैंने किया था, सेम इसमें आंसर भी आया था। तो वहाँ पे उस चीज़ को आपको क्या करना है, पहले बातों में पहले आपको बोल दिया हूँ कि आपको लगे ना थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है, पहले बार में आंसर
आंसर नहीं आए, आप उस क्वेश्चन को मार्क करके स्किप कीजिए, छोड़िए, दोबारा आके देखना है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपको जो अपना ईगो रहता है ना उसको छोड़ना है। ईगो वहाँ पे लगाना नहीं कि नहीं मेरे को ये आता ही है, मैं इसको करके ही मानूंगा। ईगो के चक्कर में आपका बाकी टाइम खराब हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट आपके 50 से 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन तक पहुँचना है, कैसे तैसे करके, तो आपको पहुँचना ही है। समझ में आ रहा है बात को? वो आपको पहुँचना ही है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे बड़ों के चक्कर में, छोटे वाले भी जो मतलब कुछ सेकंडों में होने वाले होते हैं वो भी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ईजी चुने, हार्ड को बाद में चुनना है। और मैक्सिमम जो आपका एक क्वेश्चन है उस पर 1 मिनट देना, उससे ज़्यादा देना ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं ये है ना आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उनमें आपका टाइम ज़्यादा खाएगा। तो आप जो जहाँ पे छोटे क्वेश्चन हो ना वहाँ का टाइम बचा के वहाँ पे देना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप उसको पढ़ोगे, पढ़ने में आपका 1-2 मिनट जा सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना और ध्यान रख के आसानी से, और यहाँ पे आपको थोड़ा जो स्मार्ट वर्क दिखाना है, तब जाके आप जो है थोड़ा एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 368 टोटल पोस्ट है और 368 पोस्ट में आपका कंपटीशन हाई होने वाला है। मैंने एग्जाम में अगर पैनिक कर गए, मैंने एग्जाम ले लो चाहे आप टेस्ट ले लो, पैनिक करते हो तो देखो कट ऑफ में यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसे लेके आया हूँ। रियल बात भी ऐसे ही है, जब आप पैनिक कर जाओगे, पैनिक में आप, पैनिक का मतलब होता है जब आप घबरा गए, कुछ कर गए, तो उस टाइम पे जब आप क्या करोगे, घबरा जाओगे, तो या तो होगा जो क्वेश्चन आ रहा होगा ना वो भी नहीं होगा। उस चीज़ में लोग बाग क्या करते हैं ना, गलतियाँ ज़्यादा कर देते हैं, तो इस प्रकार से उनका जो पेपर है वो भी बिगड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने हैंड से आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितने टाइम आपको पढ़ना है, ठीक ना, इतना तो आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, बीच में स्किप वगैरह नहीं करना है। फिर भी अगर मान लो किसी दोस्त की कोई क्वेरी रहती है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।